Hi everyone, Namaste. This is Prachi Jetli and welcome to our brand new episode. We have the honor of having a very special guest with us. We have the man who has revolutionized the Ayurvedic, the philosophy of wellness and changed so many lives and cured so many people. I'm talking about Acharya Manish ji, who is the man behind hundreds and hundreds of clinics and hospitals and institutes, and still working on his mission to tell people how Ayurveda and naturopathy can cure you and keep you away from the harmful effects of allopathy. मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. सबसे पहले तो जो आज का हमारा जो यहाँ पे मिलना हुआ वो है जैना कन्वेंशन की वजह से, और मैंने सुना है कि लोग जो है वो भर भर के आपका लेक्चर सुनने को आए और सेकंड जो है सेशन की डिमांड भी की गई. कैसा एक्सपीरियंस रहा जैना कन्वेंशन का? बहुत अच्छा रहा. जैसे कि आयुर्वेद है ना, वो बेसिकली बेस्ड ही जैन सिद्धांतों के ऊपर है. मतलब जैन सिद्धांत और आयुर्वेद अलग नहीं है. जो महावीर के सिद्धांत है कि सूरज डूबने के आसपास खाना खा लो, हमारे सारे हॉस्पिटलों में फॉलो होता है. और आपको पता होगा व्रत रखना, 14 घंटे 16 घंटे की फास्टिंग, जिसको कि नोबेल प्राइज़ मिला 2016 में, वो जैन नियम है. तो हम लोग ऑलरेडी ये नियम फॉलो करते हैं. तो मैं तो जैन ही हूँ बेसिकली. मैं बाय कास्ट जो भी हूँ, मैं लिखता आचार्य मनीष हूँ. लेकिन मैं सच बताऊँ तो जैन फिलॉसफी और जैन दर्शन, इसको पूरे दुनिया को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये साइंटिफिक जैन कम्युनिटी जो है पूरी साइंटिफिक है, साइंस बेस्ड है, एविडेंस बेस्ड है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आपका जो एक बहुत बड़ा एम्फेसिस रहा है जिस पे आप डाइट के ऊपर जो है बहुत एक महत्व देते हैं. और जहाँ पे बात होती है, जैसे कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं यूएसए में, यहाँ पर तो नॉन वेजिटेरियन, अंडा, मांस का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है. क्या आपको लगता है कि हमारे जैसे देश में या वेस्टर्न कल्चर में ये एक तरह का अभिशाप है? देखिए, मैं सच बताऊँ, नॉनवेज एग किसी को नहीं खाना चाहिए जी. अभी तो बहुत सारे लोग वीगन बन रहे हैं. मैं अभी यहाँ पे जैना कन्वेंशन में ही काफ़ी फॉरेनर्स भी आए हुए हैं. लगभग 7-8 से मुझे बातचीत करने का मौका मिला. उसमें से 80% वीगन थी. यानी कि 7 लोग खड़े थे तो 6 वीगन थे. और वो दूध भी नहीं, वीगन तो मतलब दूध भी नहीं लेते, अंडा भी नहीं लेते, पनीर डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं लेते. तो मैं तो बड़ा खुश हुआ कि वीगनिज्म बढ़ रहा है, तो जैनिज्म ही बढ़ रहा है. देखिए, अब तो मैं भी बोल रहा हूँ कि दूध, मैं तो जैनियों को बोलता हूँ दूध भी मत पियो, क्योंकि जो दूध निकालने का प्रोसेस है, जो मशीन लगाते हैं थनों पर यहाँ पे, वो पेनफुल भी है, उसमें पस सेल्स भी आते हैं. प्लस गाय भैंसों को जो इंजेक्शन लगते हैं उससे उनका हार्मोन स्ट्रक्चर बिगड़ता है और वो असर दूध में आता है. अब जैसे एक गाय की जो नॉर्मल भारतीय गाय की लाइफ है वो लगभग 22 से 24 साल है, लेकिन अभी वो 11-12 साल, 8 साल, 10 साल में मर जाती है, क्योंकि उसको हर साल बच्चा पैदा करना पड़ रहा है. क्योंकि बच्चा देती है गाय या भैंस, तभी तो दूध देती है. और वैसे भी गाय हमारी माता है लिखा हुआ है, अकल बड़ी के भैंस लिखा है. गाय गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस क्या के बीन जाना, सारी कविताएं भैंस पे हैं. क्योंकि अच्छा, भैंस का दूध इतना ही बढ़िया है, फिर अमेरिका में एक भी भैंस क्यों नहीं है? इनका यहाँ भैंस का दूध क्यों नहीं पिया जाता? चाइना में, रशिया में, जापान में, जर्मनी में, नीदरलैंड, डेनमार्क, कहीं भी भैंस नहीं है. भैंस है आवारा पशु के रूप में, दूध कोई नहीं पीता. तो पुराने टाइम पे भारत में भी भैंस का दूध जो पीते थे, वो सिर्फ जो कुश्ती लड़ते थे, जो युद्ध लड़ते थे, जो बहुत ज़्यादा सैनिक मेहनत वाला काम करते थे, सिर्फ वही भैंस का दूध पीते थे. बाकी सब देसी गाय, भारतीय गाय का दूध पीते थे. हाँ, घी खा लो, बेस्ट है, दूध मत पियो. और रही बात जैना कन्वेंशन की, तो मैं भी जब से जैना कन्वेंशन में आया हूँ, मैं आचार्य लोकेश मुनि जी के साथ आया हूँ. वो मुझे इंडिया से लेके आए हैं जैना कन्वेंशन में. और मैं लगभग कल से, परसों से लगभग 4,500 जैन्स के बीच में सेशन 2-3 बार ले चुका हूँ. और मैं हैरान हूँ कि हर कोई जानना चाहता है कि बीमार ना पड़ा जाए. बिल्कुल. तो मैं भी खुश हुआ हूँ ट्रेनिंग दे के उनको. बिल्कुल. और मैंने तो सबको इनवाइट किया कि सब इंडिया आओ
पंचकर्म कराओ, नहीं तो यहीं सेंटर खोल दो अपने। बिल्कुल, एग्जैक्टली। शिकागो में, न्यूयॉर्क में कई सेंटर खोल दो आप अपने। मैं तो आपको बोलूंगा आप भी सेंटर खोल दो यहाँ पे, सारी हेल्प मैं कर दूंगा। जैसे मैंने बोला कि मैं तो आपको बहुत फॉलो करती हूँ और आपके बनाए हुए कि सुबह ये जूस पी लो, तो मैंने वो जूस भी शुरू, बहुत सारी चीज़ें जो है हमने आपको फॉलो करके शुरू की है। और मैं यहाँ सबको बोल रही थी कि अगर फ़ैन किसी का बनना है तो इनके फ़ैन बन जाओ, इनको फॉलो करो। तो यू हैव अ फ़ैन हियर, मैं आपकी फ़ैन हूँ, मैं आपको फॉलो। और एक मैं बताता हूँ, जैसे अब मैं शिकागो में हूँ, मैडम भी, और यहाँ आके पता लगा मैडम भी चंडीगढ़ की है और मैं भी चंडीगढ़ का ही। इट्स अ स्मॉल वर्ड। आपने दूध की बात की, लेकिन फिर ये बात आ जाती है कि बच्चों की हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी, बच्चों को कैल्शियम, बच्चों और दूध का एक ऐसा एक इमोशनल वो है बचपन से कि दूध माँ जो है वो बच्चे से छुड़वा नहीं सकते। देखिए, माँ का दूध पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ का दूध ही पीना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नारियल का दूध पियो, बादाम का दूध पियो, बच्चा 4-5 साल का हो गया तो गाय का दूध, 1 साल 1.5 साल का दूध हो गया, उसका दूध नहीं, 1 साल बाद भी क्यों देना बच्चे को गाय का दूध, भैंस का दूध? पहली बात तो गाय चरना बंद कर चुकी है, गाय घूमती नहीं है। दूसरा, गाय भैंसों को इंजेक्शंस लगते हैं हार्मोन्स के, फिर उनको एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन लगते हैं, फिर उनके स्प्रे जो उनका खाना है उसमें स्प्रे हैं, फिर वो बच्चे जो हैं उसके वो आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करके पैदा किए जा रहे हैं, नेचुरल नहीं किए जा रहे, जिससे उनको बहुत पेन और प्रोसेस बड़ा रिस्की है। इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, गाय और भैंस जब दूध देती हैं तो तभी देती हैं जब बच्चा पैदा करती हैं। अब बच्चा अगर तो फीमेल हुआ तो वो इंडस्ट्री के काम का है, अगर उसके मेल होता है गाय या भैंस के तो वो काम का नहीं इंडस्ट्री के, तो उसको मार दिया जाता है चमड़ा बेच के। तो वो गाय रुदन करती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती हैं, तो क्या करते हैं, उसके मरे हुए जानवर को भूसा भर के उसकी खाल में सामने टांग देते हैं, उसकी खुशबू से वो दूध देती रहती है। लेकिन गाय दूध कब देती है? पहले बछड़ा मुंह लगाता है, तो कई लोग तो पहले बछड़े का गला काट देते हैं, उसके मुंह को उसके टच करते हैं थनों पे, ताकि उसके स्किन के टच पर से वो पहले दूध दे, फिर उसका दूध निकालना लग जाते हैं। तो इट्स ए ऑल अ पेनफुल, एक बहुत क्रूअल स्टोरी है। और फिर दूसरी बात, गाय भैंसे जिनका जीवन 24 साल था वो 7-8 साल रह गया, दूध दे दे के जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, फिर उनको हड्डियों के लिए बेच देते हैं, उनको मांस के लिए बेच देते हैं। आप लोग भी तो यहाँ पे दूध वाली चाय पीते हो, इंडिया में भी दूध वाली चाय बहुत पी जाती है। मुझे बताओ, जो दूध की पत्ती है, वो जो चाय की पत्ती है दूध में डाली, वो रंग क्या है? काला। रंग कहाँ से आता है? वो उसका नेचुरल कलर नहीं है, वो चमड़े का कलर है। आपको गाय भैंसों का चमड़े, आपको खून पिलाया जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? जाके चेक करा लो ना, लेबोरेटरी में चेक करा लो। तो आपको पता है कि इंडियन लाइफस्टाइल में तो नहीं, मैं तो सबको बोलूँगा, जितने भी जैन बोलते हैं हम प्योर वेजिटेरियन हैं, वो गलत फहमी में है। आप अपनी गाय भैंस को लेबोरेटरी में, जो अपनी चाय की पत्ती को लेबोरेटरी में चेक कराओ, वो जो उसका रंग है, अच्छी ब्रांड जो है वो भी, मैडम अच्छा हो घटिया हो, रंग कहाँ से आया? अरे अच्छा, ग्रीन टी है। हाँ जी, ग्रीन टी और ब्लैक टी एक ही तो लीफ है। वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी एक ही पत्ता है, एक ही पौधा है। जब वो पौधे की पत्ती कोमल है तो वो वाइट टी है, वो महंगी बिकती है, 4,000 किलो, 10,000 किलो, 8,000 किलो। जो पत्ती बंद है उसको वाइट टी बोलते हैं, जो पत्ती खुल गई उसको ग्रीन टी बोलते हैं, और जो पत्ती सूख के नीचे गिर गई और इकट्ठा करके हमने टी डस्ट बोलते हैं जिसको, वो ब्लैक टी है। अब उसमें रंग नहीं है, लाइट कलर है। ग्रीन टी में आपने देखा होगा रंग बड़ा लाइट आता है। अब उसमें रंग आया कहाँ से? तो उसको पहले फैक्ट्री में ले गए, उसको सुखा के क्रश किया और कलर में भिगो के रखा, चमड़े के रंग में, और उसको बाद में आपको दे दिया, तो चमड़े का रंग है वो। और वही हम दूध में मिला रहे हैं। गाय भैंसों का दूध पी रहे हो आप, खून पी रहे हो आप उनका। तो आप कहने कोई जैनिज्म हो, कहने कोई विगनिज्म हो, लेकिन अगर आप दूध वाली चाय पी रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो यानी कि आप ना दुपट्टा रंगने का रंग भी यूज हो रहा है उसमें, कलर करने के लिए कुछ जगह पे। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। हाँ, पता लग गई ना, मुझे गाली देंगे हमारी दूध वाली चाय छुड़ा दी। हाँ, वो सुबह जो आंख नहीं खुलती ना, बोलते हैं चाय के बिना। आप उसकी जगह हर्बल टी पियो। और एक और बात, ये डिप वाली चाय भी मत पियो, जो चाय में डिप करके डुबो के पी रहे हो। एक डिप में, अभी इंडिया में ICMR की एक स्टडी हुई है, एक डिप में 11.5 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक मिला है। एक डिप में 11 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक, वो जो पाउच है उसका प्लास्टिक सब उसमें आ जाता है एक डिप में। और जो प्लास्टिक के बर्तन में खाना आता है इंडिया में जोमेटो या स्विगी से, उसमें एक बाउल में 78 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक। तो क्यों नहीं आपके ब्रेस्ट में, ओवरी में, यूट्रस में, मुंह में, गले में, पेट में गांठें बनेंगी और बाद में वो फूटेंगी और कैंसर बनेगा। तो ये कैंसर माइक्रोप्लास्टिक का
या बॉडी के टॉक्सिन्स का एकोमुलेशन ही तो है। तो जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं कि अंडा मांस तो चलो दूर की बात है, लेकिन दूध भी जो है अपनी डाइट से खत्म कर देना चाहिए। दूध में आप लेबोरेटरी में चेक कराओ, दूध में पस सेल्स आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ पस सेल है 1 लीटर दूध में, मिलियंस ऑफ पस सेल। डजंट मैटर आप कितना महंगा दूध पी रहे हैं मैडम। A2 का आजकल एक रिवाज चला हुआ है, राइट? A2 मुझे समझ नहीं आता, यहाँ भारतीय गाय है का, तो A2 तो भारतीय गाय मैं वही बोल रही थी, यहाँ तो जर्सी गाय के दूध को A2 कैसे कह दोगे आप? क्या बात है। माँ का दूध A2 है जी, भारतीय गाय का दूध A2 है जी। लेकिन जर्सी गाय का, HF गाय का, अमेरिकन गाय का, ऑस्ट्रेलियन गाय दूध A2 कहाँ से हो गया? अच्छा एक बात बताओ, हम लोग जेनेटिक का बहुत ध्यान रखते हैं, जीन्स का बहुत ध्यान रखते हैं। जब आपकी शादी हुई होगी तो आपने सामने वाले, आप सेम जाति में या सेम गोत्र में शादी नहीं करते हो, क्योंकि जीन सेपरेशन नहीं होता। तो ऐसे ही जो ये HF गाय हैं, ये आई कहाँ से है? कभी सोचा आपने? जर्सी गाय क्या है? ये सुअर और गाय का ब्रीडेड नस्ल है। तो सुअर का दूध पियोगे क्या? महात्मा जी के मुंह से मैंने सुना, हमारे वो मलूक पीठ वाले महाराज जी है ना, वो राजेंद्र जी, उन्होंने बोला कि जर्सी गाय जो है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड है सुअर से। जैसे गुलाब का फूल गुलाबी होता है, पिंक होता है। आजकल आप चंडीगढ़ के रोज गार्डन में चले जाओ, वहाँ पे आपको 27-28 तरह के गुलाब मिल जाएंगे। तो वो सब ब्रीड करके, क्रॉस करके तैयार किए जाते हैं, तो बन गई नई प्रजाति। लेकिन अब वो फूल है, चलो खाना नहीं है उसको आपने, लेकिन क्या उन फूलों की गुलकंद बनती है क्या? नहीं बनती। नेचुरल गुलाब के फूल की गुलकंद बनती है आज भी पूजा में वही गुलाब का फूल नेचुरल वाला यूज होता है। वो ब्रीडेड वाला देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ना उसमें खुशबू है ना उसमें टेस्ट है। वो ब्रीड करके, क्रॉस करके आपने कलर तो ले लिया, पीले में लाल धारियां, लाल में पीली धारियां, बीच में कोई बिंदी, कोई में लगा तो वो देखने में सुंदर है, लेकिन वो खाने और पीने के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे तो हर चीज़ में अगर देखा जाए तो हाइब्रिड होगा, मिलावट होगी। हम जैसे लोग इतनी दूर इंडिया से बैठे हुए, ठीक है साल में एक बार आके, अब तो जैसे मैं बोल रही हूँ जितने भी लोग सुन रहे हैं वो आपके किसी कोई ना कोई सेंटर आसपास ढूंढ ही लेंगे, ज़रूर आएंगे, या फिर न्यूयॉर्क पहुँच जाएंगे या शिकागो में खोल लेंगे। लेकिन डेली की लाइफस्टाइल में आपके ऐसे कौन से जो रामबाण हैं जो वो अपने लाइफ में अडॉप्ट करके कम से कम इस तरह के हानिकारक साइड इफेक्ट से तो बच मैं आपको एक डाइट चार्ट बता देता हूँ। अगर वो डाइट चार्ट कोई भी फॉलो करेगा तो डायबिटीज़ की गोली बंद हो जाएगी, ओके, ब्लड प्रेशर की गोली बंद हो जाएगी। डाइट चार्ट ही ऐसा है। तो आपने क्या करना है, रात को जब सोना है तो पूरब या दक्षिण में सिर करके सोना है, मतलब ईस्ट में या साउथ में सिर करके सोना है जब भी सोना है। जब भी लेटना है बाईं करवट लेटना है, लेफ्ट साइड। ठीक है। एटलीस्ट 10 मिनट लेटना। नींद में आप जैसे मर्जी सो जाओ, उल्टे सो, सीधे सो, कहीं मर्जी, जैसे मर्जी सो, लेकिन पहले 10 मिनट लेफ्ट करवट लेना है, ताकि जूसेस की दिशा आपके स्टमक की, बाइल की तरफ, अमाशय की तरफ हो जाए, लीवर के जूसेस की। उसके बाद जब सुबह उठ के नींद खुल जाए तो उठते ही एकदम उठना नहीं है, उठते ही पहले बॉडी को हिलाना है, शेक करना है, पूरी बॉडी को अच्छी तरह वार्म करना है, क्योंकि हमारी बॉडी में 5 लीटर खून होता है, तो 2.5 से 3 लीटर खून पूरी रात पेट पे घूमता है। तो घुटने में कम है, एड़ी में कम है, गर्दन में कम है, सिर में कम है। तो पहले बॉडी को हिलाया ताकि ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी फैल जाए, ताकि घुटने पे, रीढ़ की हड्डी पे लोड ना आए, नी पे लोड ना आए। तो आपने उठ के पहले बॉडी को हिलाया, फिर उठ के बैठ गए। आप उठते ही उकड़ू बैठ के, उकड़ू मतलब नीचे इंडियन टॉयलेट साइड में बैठ के, 1 टुकड़ा हल्दी, लगभग छोटा टुकड़ा अदरक और 10 कड़ी पत्ते मिल जाते हैं हर जगह। कड़ी पत्ता तो मैंने देखा यहाँ जैन मंदिरों में लगा हुआ है हर जगह पे। तो 10 कड़ी पत्ते रोज सुबह चबाना है, नहीं तो कड़ी पत्ता पाउडर मिल जाता है। तो ये सुबह सुबह आपने गरम गरम पानी में उबाल के काढ़ा बना के लेना है, या चबा चबा के लेना है। उसके बाद नाश्ते में जितना आपका वजन है, जैसे आप मान लो 50 किलो के हो, आप खुश हो गए होगे वैसे जैसे आप 50 किलो के मान लो, तो आप 500 ग्राम फ्रूट्स खाओ पहले। उसके बाद जो दिल कर रहा है, चिवड़ा, दलिया, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, जो खाना खाओ, लेकिन फर्स्टली यू टेक 500 ग्राम फ्रूट्स इफ यू आर 50 kg। इफ यू आर 60 kg देन 600 ग्राम, 70 kg देन यू आर टेक 700 ग्राम। तो 500 ग्राम फ्रूट लिया और ऊपर से जो खाना खाया, ये हो गया आपका नाश्ता। लंच और डिनर में आपको वजन गुणा 5 ग्राम पहले सैलड खानी है। तो जैसे आप 50 kg के हैं तो 250 ग्राम सैलड, खीरा, टमाटर, प्याज, जो भी सैलड में खाया जा सकता है, मूली, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह पहले ले लिया, देन चपाती, चावल जो लेना ले लिया। ऐसे डिनर में कर लीजिए। और साथ में परहेज़ क्या करना है, कोशिश क्या करनी है कि जो सूरज डूबने के बाद लास्ट मील हो जाए आपका, सूरज डूबने तक हो जाए, यानी कि
आपका जो थर्ड मील है, इवनिंग मील है, वो सूरज डूबने तक खा लो आप। इसके अलावा एक काम और करो, आप जो भी चीज़ जानवर से आती है उसको लाइफ से कट कर दो। तो जानवर से कई बार जानवर ही प्लेट में आ जाता है। बहुत आता है। ये जैनिज्म में तो नहीं आता, लेकिन बाकी कम्युनिटीज को बता रहा हूँ। तो जानवर प्लेट में ना आए, जानवर से कोई पदार्थ ना आए, जैसे अंडा ना आए, दूध ना आए, पनीर ना आए, दही ना आए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी चीज़ फैक्ट्री से आती है, कोई चीज़ पैकेट में आती है, तो उसकी आप छुट्टी कर दीजिए। और फ्रोजन का भी वही है फिर? तो वो जो फैक्ट्री से आ रहा है वो क्यों खाना है? आप नेचुरल खाओ ना, आप फ्रूट ज़्यादा खाओ, सैलड ज़्यादा खाओ, स्प्राउट्स खाओ, नेचुरल लो, ज़्यादा बेटर है। तो आपको कभी भी डायबिटीज़ की गोली छूट जाएगी, ब्लड प्रेशर की गोली छूट जाएगी, बेस्ट है। और इसके साथ आप आर यू इन फेवर ऑफ प्राणायाम, कुछ योगा? वाओ, सुपर थिंग, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक और प्राणायाम सिखा देता हूँ। अगर आपको बीपी की गोली वैसे छोड़नी है तो राइट को बंद कर लो, राइट को बंद कर लो, सूर्य नाड़ी को बंद कर लो। राइट इज सूर्य, लेफ्ट इज चंद्र। तो राइट को बंद करके लेफ्ट को एक्टिवेट करो 5 मिनट तक लगातार, 10 दिन तक 5 मिनट कर लो। उसके बाद 2 मिनट रोज कर लो, तो भी आपकी ब्लड प्रेशर की गोली छूट जाएगी विद इन 15-20 डेज। एक और तरीका सिखा देता हूँ। शाम को 4-1 बजे ग्रीन लीव्स, हरे पत्तों का जूस पीना शुरू कर दो। जितने भी तरह के पत्ते मिलते हैं, पालक मिलती है, मेथी मिलती है, बथुआ मिलता है, चौलाई मिलते है, कोई भी कुछ ले लो। अमरूद के पत्ते, बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, 2-2 पत्ते ले लो। पान के पत्ते ले लो 4-5, पुदीना ले लो, धनिया ले लो, कड़ी पत्ता ले लो, मोरिंगा ले लो, आंवला का पाउडर ले लो। मतलब कोई भी हरे पत्ते, जो भी लीव्स मिलती हैं, जिसको भी पिया जा सकता है, उसका जूस बना लो, गाढ़ा गाढ़ा सा पी लो शाम को 4 बजे। 10-15 दिन लगातार पी लो, फिर आधा गिलास भी रोज पी लोगे ना, तो कभी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी पड़ेगी। ओके। और जब आपने सूर्यास्त की बात की, तो जैसे कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा यूएस में डिफरेंट जोन्स हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 1 घंटा आगे पीछे हो जाता है नवंबर में और मार्च में, तो यहाँ पे तो कई बार 5:30 बजे ही सूर्यास्त हो जाता है। तो आप एक नियम और बना लो, सूरज डूबने से एटलीस्ट 4 घंटे पहले खा लो। जैसे आप, मतलब सॉरी, डिनर सोने से पहले, सोने से 4 घंटे। जैसे आप 10 बजे सोते हो तो 6 बजे खा लो। अच्छा। आप 11 बजे सोते हो तो 7 बजे खा लो, ऐसे कर लो। मतलब एटलीस्ट 4 घंटे पहले तो खा लो। और एक और रूल बता देता हूँ मैं, बहुत ही बढ़िया रूल है, इससे ये तो सब कर सकते हैं। जब भी खाना खाओ, नाश्ता करो, लंच करो या डिनर करो, वज्र आसन में बैठ के खा लो। मतलब पैर मोड़, सिर्फ बाद में नहीं, खाते वक्त भी खाना ही वज्र आसन में खाओ। अच्छा। चाइना खाता है, जापान पूरा खाता है, थाईलैंड खाता है, कोरिया खाता है, वियतनाम खाता है। और ये 5 कंट्री वर्ल्ड में सबसे लंबी उम्र के लोग जीते हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा लंबी उम्र के लोग जापान में हैं, 84 ईयर, चाइना में 79, कोरिया में 82, थाईलैंड में 78, तो और इंडिया में 66। तो हमारा ही वज्रासन है, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। बौद्ध धर्म कहाँ से निकला? भारत से। जो 5 कंट्री फॉलो कर रही हैं, लेकिन हम बौद्ध धर्म के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे। तो वज्रासन में खाना खाओ और सुबह उठ के उकड़ू आसन में बैठ के, जिसको कि मल आसन बोलते हैं, अदरक, हल्दी, कड़ी पत्ता चबाओ। नहीं तो मैंने बता दिया, गर्म पानी में उबाल के काढ़ा बना के पी लो। और एक मैं पूरे विश्व से अपील करना चाहूँगा, जो भी मेरी बात सुन रहा है, सबको नीचे बैठ के यूरिन करना चाहिए। चाहे वो मेल हो, चाहे, ये इंग्लिश टॉयलेट सीट यूज़ नहीं करनी चाहिए, ना मेल हो या फीमेल हो। और जो मेल है वो खड़े होकर यूरिन करते हैं और फीमेल इंग्लिश टॉयलेट यूज़ करती हैं। कभी भी ब्लैडर खाली नहीं होता, इसीलिए किडनियाँ ज़्यादा फेल हो रही हैं, इसीलिए यूटीआई हो रहा है, इसीलिए यूट्रस फाइब्रॉइड बढ़ रहा है, इसीलिए आपको ओवरी सिस्ट बढ़ रहा है। छोटी छोटी लड़कियों को आजकल पीसीओडी क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारा बॉडी का नेचुरल एंगल है, जो बॉडी का ब्लैडर खाली करने का, वो इंडियन टॉयलेट स्टाइल है, उसमें यूरिन करते हैं ना तो ब्लैडर खाली होता है। वरना बॉडी 2-4 बूंदे रख लेती है, वही इन्फेक्शन क्रिएट हो ओवरी सिस्ट बन गया, यूट्रस फाइब्रॉइड बन गया, बच्चे ऑपरेशन से हो रहे हैं, घुटने खराब हो रहे हैं। आप घुटना ट्रांसप्लांट करा रहे हो, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा रहे हो, लेकिन नीचे बैठ के पेशाब करना रेडी नहीं है आपको। तो बाथरूम में नीचे बैठ के पेशाब करो, कौन चेक कर रहा है आपने कैसे किया? एक डिब्बा पानी डाल दो। सही बात है, यही करते हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे नाना पड़नाना आज भी ऐसे करते हैं। अच्छा, मुसलमान भाई आज भी ऐसे करते हैं। नहीं, यहाँ पे तो अगर बच्चों को बोलो कि कैसे करना है, उनको पता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है कि उकड़ू बैठ के बाथरूम जाना जो है। तो मैं चाहूंगा सब जितने भी मेरे को सुन रहे हैं, सब अपने बच्चों को
सिखाएं नीचे बैठ के यूरिन करना और बोल दे एक डिब्बा पानी डाल दे बेटा बाद में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ब्लैडर खाली होगा, एक तो आजकल जो ये आईवीएफ बहुत बढ़ रहा है, बच्चे ही नहीं पैदा कर पा रहे, पुरुषों में स्पर्म क्वांटिटी कम हो रही है, लड़कियों में ओमम एग क्वांटिटी कम हो रही है और बच्चे के लिए आईवीएफ करना पड़ रहा है, ये सब भी बंद हो जाएगा। सिर्फ नीचे बैठ के यूरिन करने से 36 चीजें ठीक होती हैं। तो एक और चीज़ जब आप में बात कर रहे थे वो ये है कि आप बहुत ही अगेंस्ट है, मतलब अगेंस्ट इन द सेंस कि आप फेवर में नहीं है ये जो जैसे बोलता है कि पहली चीज़ अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो वो टेस्ट के लिए बोलते हैं, और वो टेस्ट जो है वो हार्मफुल रेडिएशंस एंड एक्सरेज एंड ऑल दैट, आप बोलते हैं कि उनकी जो है उनसे बचना चाहिए क्योंकि वो प्रॉब्लम फिक्स करने के बजाय ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अंदर फ्रूट पड़े हैं, कोई भी सेब आड़ू या कुछ भी उठाना, एक बार अंदर पड़े हैं, सेब है आड़ू है या कोई भी फ्रूट है, कुछ भी उठा लो यहाँ पे। तो ये जो टेस्टिंग है ये अपने आप में ट्रैप है, टेस्टिंग ही बीमारी दे रही है। जैसे कि दे दो सर, जैसे ये मेरे हाथ में सेब है, मान लेते हैं ये कैंसर की गांठ है, मान लेते हैं कैंसर की गांठ है। अब हमें बोला जाता है कोई चाकू या पड़ा हुआ कुछ, चलो कोई बात नहीं, अब मान लेते हैं हमें बायोप्सी करनी है, तो हम इसका एक, ये मैंने एक टुकड़ा निकाल दिया, अब ये मान लो इसकी बायोप्सी हो गई, ठीक है जी, ये बायोप्सी हो गई जी। अब मुझे बताओ, मैं इसको रख देता हूँ और एक नॉर्मल रख देता हूँ, पहले कौन सा खराब होगा? ये हमारे भैया जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी बता देंगे, पहले ये वाला खराब होगा जिसका टुकड़ा निकाला। अब जिसका टुकड़ा निकाला, अगर तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो ये बॉडी हील कर लेगी, लेकिन नहीं कर पाई तो अब यही कैंसर बन जाएगा। अच्छा, जब हम बायोप्सी करते हैं तो हम कैंसर पता किससे लगाते हैं, इससे या टुकड़े से? टुकड़े से। तो ये टुकड़ा तो इससे अलग हो गया, हाँ जी, तो यानी कि ये तो मर गया, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। और बायोप्सी की रिपोर्ट 12, 15, 14 दिन बाद आती है, तो वो एक्यूरेट, तो ये तो मरा हुआ है जी। अब ये तो यहाँ ये तो खुद सड़ रहा है, तो इसको फार्मालिन में डाल के रखेंगे और कई तरह के टेम्परेचर से गुजरने के बाद इसकी टेस्टिंग होगी। तो मुझे बताओ, क्या फार्मालिन खुद में कैंसर कारक नहीं है? तो फार्मालिन में पड़े पड़े इस टुकड़े को भी तो कैंसर हो सकता है। तो इसको कैंसर हुआ ना, इसको थोड़ी हुआ, लेकिन इसकी टेस्टिंग का इलाज इस पे हो जाएगा। तो ये अपने आप में ये जो डायग्नोसिस है ना, ये खुद में एक ट्रैप है। अच्छा चलो एक और बताता हूँ मैं आपको, ये तो चलो बायोप्सी कर दी मैंने, एक और टेस्ट होता है लेडीज की ब्रेस्ट में, मैमोग्राफी बोलते हैं उसको। ऐसे पकड़ के ऊपर से नीचे तक ब्रेस्ट को दबाया जाता है और ब्रेस्ट को 50% तक दबाया जाता है, 50% तक। अगर किसी फीमेल की ब्रेस्ट को 50% दबाया जाए, कितनी भयंकर दर्द होगी। अब उसमें अगर गांठ होगी और वो रप्चर हो गई तो अब बाद में वो ब्रेस्ट से पस सेल आने या ब्लड आना शुरू हो गया या पस आनी शुरू हो गई, तो अब कैंसर पहले था कि बाद में बन गया? पहले तो गांठ थी। अब मान लो ना गांठ है, मैं आपको कुछ 3-4 लक्षण देता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कैंसर है। एक तो अगर आपका हीमोग्लोबिन लगातार कम हो रहा है, अगर आपका हीमोग्लोबिन लगातार कम हो रहा है तो मान लीजिए कि आपको कैंसर है। मान लो आपका अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, अनयूजुअल वेट लॉस हो रहा है, तो भी आप मान लीजिए कैंसर है। आपको दर्द कंट्रोल नहीं हो रही, पेन किलर से भी सेटल नहीं आ रहे, मॉर्फिन लेना पड़ रहा है, तो कैंसर मान लो। तो आप डाइट ठीक कर लो ना, लाइफस्टाइल ठीक कर लो। 10% लोग एक्चुअल में कैंसर से मरते हैं, 90% लोग कैंसर के इलाज से मरते हैं। जो कीमोथेरेपी है वो खुद में इंसान चल के जाता है, और उसमें से 70% लोग व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे वापस आते हैं। मतलब लोग चल के जाते हैं इलाज कराने, और कीमो से इतने साइड इफेक्ट आते हैं कि उल्टा चलना भूल जाते हैं। अब वो बाद में पता क्या बोलते हैं, सर चलना ही खत्म हो गया, चलने का इलाज था, मतलब अब कैंसर भूल गए वो। मतलब एक तरह से एक नई तरह की ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा एक डॉक्टर हुआ, मैं कहानी पढ़ रहा था आज से 3 साल पहले, व्हाट्सएप पे आई थी। एक बहुत बड़ा डॉक्टर, जिसको बहुत बड़ा डॉक्टर माना गया, एक पेशेंट ने बोला मेरे सिर में दर्द है और मेरे दांत में दर्द है, मेरे ये दांत का दर्द सिर में जा रहा है। और उसने 3 बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, सबने पेन किलर दिया। वो सबसे बड़े डॉक्टर जिसका नाम बहुत था उसके पास चला गया। डॉक्टर बोला लेट जा, वो लेट गया। डॉक्टर ना एक छोटा सा मशीन लेके आया, बार बार उसके राइट पैर को चेक करे जाए। वो बार बार बोल रहा है तेरे मुंह में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, लेकिन वो डॉक्टर उसके पैर पे लगा हुआ था। उसने पैर को ठोकना शुरू करा, मोड़ना शुरू करा, चेक करना शुरू करा। वो बंदा चीख रहा है भाई साहब मेरे मुंह में दर्द है। उल्टा उसने पैर को इस तरह से मोड़ा कि उसकी चीख निकल गई, और उसके दर्द पैर में शुरू हो गया। तो उसने डॉक्टर का, डॉक्टर साहब क्या किया आपने? कहता आप बता तेरे सिर में दर्द है। उसने कहा नहीं है, पैर में दर्द। अब उसके पैर में दर्द है। यानी कि वो डॉक्टर ने उसके सिर का इलाज ही नहीं किया, उसके पैर, उसका थोड़ी देर में वो दिमाग हट गया वहां से, और जैसे ही दिमाग हटा, डिस्ट्रैक्शन हुआ, उसके सिर का दर्द चला गया।
तो कई बार दर्द हमने अड़ाया होता है, अटका रखा है हमने, तो छोड़ दो ना। तो कैंसर हो, किडनी फेल हो, लीवर फेल हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, आयुर्वेद में पंचकर्मा से कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी बाईपास सर्जरी होगी या आपके स्टंट डलेगा, तो मैं कहता हूं उसको बोलो महीने में डलवा लूंगा, 1 महीना आयुर्वेद का दे दो ना, और आप टेस्ट करा लो TMT का दोबारा, EEG दोबारा, ECG दोबारा करा लो। आपको हैरानी होगी, हार्ट की पंपिंग 15% होना 15 दिन में 25-30% हो सकती है। चलने में सांस फूल रही हो, 15 दिन में ठीक हो जाती है। और जिसको भी दांत खराब होते हो, जिसको भी मसूड़ों की प्रॉब्लम हो, जिसके भी लंग की कैपेसिटी कम हो, जिसको भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाए, जैसे कोरोना में कम हो गई थी, SpO2 सबका 79, 50, 60 आ गया था, छोटी इलायची और मुलट्ठी को यष्टि मधु बोलते हैं, ये जैन ने बताया। तो यष्टि मधु, मुलट्ठी और छोटी इलायची चबाओ सुबह शाम, प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक हो जाओगे। तो आपने मेमोग्राम की जब बात की, हमारे यहाँ पर 40 साल के बाद तो ऐसा होता है कि आपको करवाना ही करवाना है, नहीं तो आप जो है अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। और सेम थिंग जो मेल है उनके लिए एक एज के बाद प्रोस्टेट का जो है वो स्कैन जो करवाना और वो क्लोनोस्कोपी करवाना, तो ये बोलते हैं कि ये तो करवाने हैं, बायोप्सी करनी ही करनी है। और तो मेमोग्राम ये बहुत बड़े ट्रैप्स हैं, बहुत बड़ी कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स हैं कि आपको डायग्नोसिस के नाम पे आपको बीमार बनाया जा रहा है। अगर आप बार बार हर साल मेमोग्राफी कराओगे, इट इज पेनफुल, तो इतनी पेनफुल। अच्छा, बाई चांस जब आपकी ब्रेस्ट को दबाया जा रहा है, तो उस टाइम क्या मेमोरी ग्लैंड रप्चर नहीं होगा? क्या मिल्क ग्लैंड रप्चर नहीं होगा? क्या वो गांठ रप्चर नहीं होगी? तो उसके बाद अंदर से सड़ गई ब्रेस्ट, तो अब क्या कहोगे आप? कैंसर था या कैंसर क्रिएट किया गया? ऐसे प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में एक और भी टेस्ट है जो उसको हम बोलते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन अपने आप में हार्मफुल है, बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला जाता है। अच्छा, आपके किसी जानने वाले का पेट स्कैन हुआ आज तक? हाँ जी, अभी हुआ रिसेंटली। तो पेट स्कैन के अंदर जब हम पेट स्कैन कराने जाते हैं तो एक अलग केबिन होता है जिसमें पेट स्कैन मशीन लगी होती है। 14-16 घंटे आपको भूखा रहना होता है उससे पहले। तो जिस कमरे में पेट स्कैन होता है उस कमरे में कोई दूसरा अलाउड होता है? नहीं आ सकता, वजह हार्मफुल रेडिएशंस। तो जो अंदर जिसको छोड़ रहे हैं टेस्टिंग के नाम पे, क्या वो यमराज का रिश्तेदार है कि उसको रेडिएशन साइड इफेक्ट नहीं देंगी? जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, उस कमरे में डॉक्टर भी नहीं होता। अच्छा, डॉक्टर भी 2 दिन बाद मिलता है, क्यों? आपकी बॉडी में रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला। टेस्टिंग कैसे होती है? आपकी बॉडी में एक आइसोटोप डाला जाता है, इंजेक्शन डाला जाता है विद ग्लूकोज। और कैसे चेकिंग की जाती है कि 14-16 घंटे से आप भूखे हो, तो जहां ग्लूकोज दिखेगा, जो कैंसर सेल है वो ज़्यादा भूखे सेल का नाम कैंसर सेल है, तो वो उसको बोल दिया जाएगा कैंसर है। जैसे अभी आप और मैं बातें कर रहे हैं पिछले 20, 25, 30, 40 मिनट से, तो अगर अभी मेरी पेट स्कैन कर दी जाए तो मेरे यहाँ पे सारे भूखे सेल्स आएंगे, क्योंकि मेरा गला यूज़ हो रहा है, आपका गला यूज़ हो रहा है, तो क्या मेरे गले में कैंसर है? तो जो सेल ज़्यादा ग्लूकोज खाता है उसको कैंसर बोल रहे हैं। अच्छा, जब ये पता चल गया कि ज़्यादा ग्लूकोज खाने वाला सेल कैंसर सेल है, तो कोई भी मॉडर्न पैथी का डॉक्टर ये क्यों नहीं बोलता आज के बाद चीनी मत खाना, आज के बाद केक मत खाना, पेस्ट्री मत खाना, बिस्किट मत खाना, या रिफाइंड चीज़ें मत लेना? कोई बोल रहा है डॉक्टर? एक्चुअल में जो ये मॉडर्न पैथी के डॉक्टर्स हैं ना, इनकी पढ़ाई में डाइट नाम का चैप्टर भी नहीं होता। 5.5 साल की डिग्री में डाइट नाम का कंसेप्ट ही नहीं है। एक कैलोरी कंसेप्ट है। क्या है वो भी? एक सेब है, उसमें 100 कैलोरी, एक ब्रेड में 100 कैलोरी, और एक चपाती में भी 100 कैलोरी। विच वन इज बेस्ट? वैसे तो आप बता दो। सेब, चपाती और ब्रेड ये इक्वल पड़ते हैं 100 कैलोरी, जबकि आपको भी पता है कि इसमें सबसे बेस्ट सेब है। तो एक्चुअल में कहावत सुनते हैं हम, एन एप्पल ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। एक्चुअल में कहावत थी, एन आंवला ए डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। मतलब भारत में आंवले का खाया और स्याने दा क्या, कहते लेट समझ आता है। कहावत ये थी कि आंवले का खाया बुढ़ापे में पता चलता है। तो अंग्रेज आए, अब अंग्रेजों के यहाँ तो आंवला उगता नहीं, उन्होंने कहावत बना दी एन एप्पल ए डे, क्योंकि उनके एप्पल उगते थे। कहावत ये थी, आंवले दा खाया ते स्याने दा क्या, बाद में समझ आता है। मतलब आंवले को रसायन कहा गया है। तो पूरी जिंदगी आंवला खाओ, इसीलिए आंवला पूरा साल नहीं खा पाते थे, तो इसीलिए आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, च्यवनप्राश, ऐसे कई फॉर्म्स में खाया जाता था। एक और मैं आप सबको बताना चाहूँगा, अभी मुझसे यहीं अमेरिका में कई लोग मिल चुके हैं कल से, सबका B12 कम है, सबका विटामिन डी कम है, होगा बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे देश में एक आम खाते हैं हम आम। अब आम तो पका हुआ खाते हैं, लेकिन जब अम्बी होता था कैरी,
उसका हम अचार खाते थे, क्योंकि वो खट्टी है, खाई तो जा नहीं सकती। तो अम्बी का अचार अगर आपके पुराने तरीके से, जैसे आपकी मम्मी, नानी, दादी बनाती थी, फर्मेंट करके प्रॉपर अचार, जिस तरह घरेलू अचार बनाते थे, मार्केट का अचार नहीं बोल रहा, अगर आप अचार खाओ तो कभी B12 कम होता ही नहीं था। अभी भी खा लो, मैं तो सबको बोलूँगा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में अगर दादी है, नानी है, दादा है, दादी है, कोई भी बुजुर्ग है, तो उसकी वीडियो बनाओ, यूट्यूब पर डालो अचार बनाने का तरीका, और खुद भी बनाओ अचार और दुनिया को भी सिखाओ। क्योंकि वो अचार जो आम की अम्बी का अचार होता है, नींबू का अचार होता है, या स्वांजने का अचार होता है, डेले का अचार होता है, वो अचार खाने से कभी B12 कम ही नहीं होता, विटामिन D कम ही नहीं होता। और अगर आपका B12 कम है, विटामिन D या D3 कम है, तो आपको दवाई भी लेट असर करती है, आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। तो आप इनको बढ़ाओ ना, आम का अचार खा के क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सो मनीष जी, अभी आजकल ये जो नई फिलॉसफी चल रही है, सेलिब्रिटीज़ भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अंदर कि मिलेट्स खाइए, किनोआ खाइए, मतलब जो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, जो कि रोटी और चावल हैं, वो थोड़े से आजकल एक विलन का रूप उनका हो गया है। क्या वो बात सही है? आप बिलीव करते हैं साइंटिफिक उसके पीछे रीज़न है? जी, गेहूं और चावल विलन ही है। ओह माय गॉड। गेहूं हमारा नेचुरल फूड नहीं था। अच्छा। हम पूरा साल, आप कितने साल के हो वैसे पूछना नहीं चाहिए। मतलब 40 का। आप याद करो, जब बचपन में आप 5-10 साल के थे, तो हमारे घरों में जब गेहूं लाते थे, पहले ड्रम में भर देते थे, पुराना करते थे उसको, और 1 साल पुराना जब हो जाता था तो नीचे छोटा सा छेद होता था, उसको हटाते थे और 1 हफ्ते का निकालते थे। पहले 2 घंटे भिगो के रखते थे, उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का चक्की में पिसवाते थे और 1 हफ्ते का पिसवाते थे। अभी याद आया, अब आया याद। तो गेहूं हम पूरा साल नहीं खाते थे, कभी हम गेहूं खाते थे, कभी हम बाजरा खाते थे, कभी हम मक्की खाते थे, कभी हम रागी खाते थे, कभी हम स्वांग खाते थे, कभी हम मिलेट्स खाते थे, चेंज कर करके खाते थे। लेकिन ये जो 1970 की हरित क्रांति हुई, उसके बाद से भारत में गेहूं को मुख्य भोजन बना दिया गया, जबकि गेहूं का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत पुअर है। गेहूं खाने के विद इन 40 मिनट्स सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। चावल खाने के 30 मिनट्स बाद सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाता है। जब सारा ग्लूकोज ब्लड में आएगा तो शुगर स्पाइक आएगा ब्लड में। अब उसको न्यूट्रल करने के लिए आपके पेनक्रियाज को स्पाइक देना पड़ेगा इंसुलिन का, कि न्यूट्रल करो जाके, ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ गई। तो आपको जो डायबिटीज़ है, बेसिकली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो एक्चुअल में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो बॉडी में स्पाइकों की वजह से आ रही है, गेहूं, चावल, दूध की वजह से, पनीर की वजह से, दही की वजह से। तो आप मिलेट्स जब खाते हो तो मिलेट्स पूरा दिन धीरे धीरे 8 घंटे में ग्लूकोज ब्लड में रिलीज करता है। चावल 30 मिनट में सारा कर देता है, गेहूं 40 मिनट में सारा कर देता है 1 घंटे तक, और मिलेट्स 8 घंटे में धीरे धीरे रिलीज करता है। तो जो पॉजिटिव मिलेट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कोदरा, रागी, स्वांख, हरी कंगनी और कंगनी, ये हमारे भारत के शान है, जो मोदी जी ने अभी इंटरनेशनल मिलेट ईयर भी मनाया था। तो 5 पॉजिटिव मिलेट है। जो बाजरा है और आपका मक्की है, ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं। तो आप मतलब बोल रहे हैं कि चावल और जो, अच्छा, मैं आपसे वैसे ही पूछ लेता हूँ, चावल में कितने % फाइबर है? नहीं है। और मिलेट्स में कितने % फाइबर है? उसमें होगा। गेहूं में कितने % फाइबर है? नहीं पता। गेहूं में 1% फाइबर है। क्या बात है? चावल में 0.2% फाइबर है। चाहे वो होल व्हीट वाला आटा भी। हाँ। मैं होल व्हीट वाले बता रहा हूँ। चावल में 1% फाइबर है, 2.2% फाइबर है, गेहूं में 1% फाइबर है, मक्की और बाजरा में 4% फाइबर है, और 5 पॉजिटिव मिलेट में 8 से 12% फाइबर है। तो विच वन इज गुड, यू ऑल चूज। तो हमें हाई फाइबरस फूड खाना है, वरना हमें पोटी भी नहीं आएगी टाइम पे। सही बात है। और जब कब्जी रहेगी तो आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही, कि सभी रोगों के होने का कारण मंद अग्नि है, यानी कि कमजोर लीवर, कमजोर पाचन, कमजोर मेटाबॉलिज्म और पेट साफ नहीं होना, यानी कि जूसेस कम निकलना, यानी कि रसायन कम निकलना, जिसको एंजाइम्स बोलते हैं। सर्वे रोगापि मंदाग्नि ही, ये बीमारी का कारण बताया आयुर्वेद में। सभी बीमारियों का कारण मंद अग्नि है। इलाज क्या बताया आयुर्वेद में? सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सभी रोगों के होने का कारण कुपित मल है, यानी कि बॉडी के गंदे मल को निकाल दीजिए, बॉडी की सफाई कर दीजिए, तो आपके सारी बॉडी के सभी रोग ठीक हो जाएंगे।
तो आपका जो, जब मैंने लोगों को बताया कि मैं आपसे मिलने वाली हूँ, तो कुछ आपके जो फैंस थे वो ये पूछना चाह रहे थे कि मनीष जी से पूछना कि उनकी ये जो एनर्जी है उसका राज क्या है। और हालांकि हमको सबको पता है कि क्या राज है, लेकिन अभी तो जैसे कि आपका जेट लैग भी चल रहा है, तो जेट लैग के लिए भी साथ साथ कोई टिप्स देना। मैं जेट लैग के लिए, जब भी आप इंडिया या इंडिया से बाहर इधर उधर कभी भी जाते हो, जैसे ही उस कंट्री में पहुंचो, जूते चप्पल उतार के जो भी आपको लॉन मिले, घास मिले, रेत मिले, 40 से 60 मिनट में पाँव टिका लो तो आपको जेट लैग नहीं होगा, क्योंकि आप उस जगह की धरती, उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाओगे। अभी आप अलाइन हो अपनी कंट्री से, फिर आप अलाइन हो जाओगे उस कंट्री से। जैसे आप इंडिया से यूएस आते हो, यूएस से इंडिया जाते हो, तो 4-5 दिन खराब होते हैं ना, खराब हो जाते हैं। ये मेरे से एक सवाल पहले भारती ने पूछा था। भारती जानते हो, मोटी कॉमेडियन ने, एक पॉडकास्ट में मेरे से पूछा था। पॉडकास्ट भारती के साथ किया था मैंने। भारती ने 23 किलो मेरे पास ही घटाया है। अच्छा, भारती ने, she looks good, she looks भारती ने जनवरी 2023 में 23 किलो घटाया था। 17 किलो हमारे यहाँ रहकर और 6 किलो उसने घर पर रह के घटाया था। आज तक दोबारा मोटी भी नहीं हुई। और भारती की मम्मी की किडनी फेल हो गई थी। भारती की मम्मी को डायबिटीज़ की गोली खाते हुए 9 साल हो गए थे, 15 साल हो गए थे ब्लड प्रेशर की गोली खाते, और इंसुलिन लेते 6 साल हो गए थे। भारती की मम्मी 45 दिन मेरे पास रही थी। आज 2 साल और 4 महीने हो चुके हैं, कोई डायलिसिस नहीं हुआ, उनकी किडनी फेल थी। बीपी की गोली, शुगर की गोली, इंसुलिन और एसिडिटी की गोली और गैस की गोली सब बंद है उनका। और भारती पतली, आपको मालूम है। और भारती का हस्बैंड हर्ष, उसकी मम्मी की भी इंसुलिन चलती थी, वो भी 11 दिन में बंद हो गई। आज 2 साल हो गए, उन्होंने भी नहीं खाई। ऐसे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, उनके छोटे भाई हैं प्रहलाद मोदी, उनकी भी किडनी फेल थी। हफ्ते में 3 डायलिसिस चलते थे जब हमारे यहाँ आए थे वो। आज उनका 10-12 दिन में 1 डायलिसिस होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनको कैंसर है, वो हमारे पेशेंट हैं। एक एडवोकेट है नई दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट के, अश्विनी उपाध्याय, उनकी छाती में गांठें हुई थी, 3 दिन में उनकी गांठें ठीक हो गई। तो मैं आपके चैनल पे बता दूं गांठ ठीक करने का तरीका। तो अगर आप या आपके किसी जानने वाले को कभी कोई गांठ हो जाए, ट्यूमर हो जाए, सिस्ट हो जाए, रसौली हो जाए, ओवरी सिस्ट हो जाए, या मुंह में, ब्रेस्ट में गांठ हो जाए, मान लो कैंसर की है, टेस्टिंग मत कराओ, बिना टेस्टिंग कराए ये तरीका कर लो। 2 पत्ते अमरूद, 2 पत्ते बरगद, 2 पत्ते पीपल और 4-5 पत्ते पान के, 15-20 पत्ते पुदीना, 15-20 पत्ते धनिया, 15-20 कड़ी पत्ते, 1 बड़ा टुकड़ा हल्दी, छोटा टुकड़ा अदरक और 1 आंवला। अगर आंवला नहीं मिला, आंवला पाउडर यूज़ कर लो। और थोड़ी सी पालक, मेथी, बथुआ या चुलाई में से कोई भी ग्रीन लीफ 50-70 ग्राम ले लो। इसका जूस बना लो। दिन में 5-6 गिलास, 7 गिलास, 8 गिलास, सुबह से शाम तक 3 दिन तक लगातार यही पीना है। ना रोटी खानी है, ना चावल खाना है, ना दूध पीना है, ना दही खानी है, कुछ नहीं खाना, यही पीना है 3 दिन में। भगवान ने चाहा 10 में से 2 लोगों की गांठ तो 3 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसा ही 10-15 दिन बाद दोबारा कर लो। अगर एक बार में गांठ खत्म नहीं होती है, अगली बार इसी में 15-20 पुदीना और नीम के पत्ते एक्स्ट्रा डाल लो, और तब गांठ खत्म हो जाएगी। और फिर भी गांठ खत्म नहीं होती तो अगली बार ऐसा ही फिर इसमें 15-20 पत्ते पीपल के भी डाल लो, तो आपकी गांठ खत्म हो जाएगी। और भगवान ने चाहा नहीं तो फिर आयुर्वेद में आज के पंचकर्म करा लेना जी, बिल्कुल, मतलब जिनकी गांठ खत्म ना हो। और एक और बात, इन 3 दिन कुछ नहीं खाना, भूख लगे तो नारियल की गिरी खा सकते हैं। नारियल की गिरी। और फिर भी नहीं कंट्रोल होता, ज़्यादा भूख लगे 1 चम्मच शहद ले सकते हैं। फिर भी नहीं कंट्रोल हो, भूख लगे तो स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो गांठ खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा, कभी भी बुखार हो तो दवाई नहीं खानी, कोई भी पैरासीटामोल, कालपोल की गोली नहीं खानी। दुनिया की सबसे खराब गोली अगर कोई है तो वो है बुखार की गोली। नंबर 2 कोई खराब गोली है तो पेन किलर। नंबर 3 कोई खराब गोली है तो एसिडिटी की गोली। नंबर 4 पे कोई खराब की गोली है तो कोलेस्ट्रॉल की गोली। तो बुखार हो जाए तो करना क्या, आप भी सवाल पूछ सकते हो, बुखार हो जाए तो क्या करना है। आयुर्वेद कहता है और जैनिज्म कहता है लंघन परम औषधम, कि आपको उपवास पे रहना है 1 दिन तक, 2 दिन तक। जैसे कुत्ता भी बीमार पड़ता है ना, खाना खाना छोड़ देता है, लेकिन इंसान बीमार पड़ जाए तो डबल खाता है, ट्रिपल खाता है, पीली दाल खाता है, अगर मुंह कड़वा हो जाए तो खिचड़ी खाता है, मिठाई खाता है, हलवा बना के खाता है। जबकि मुंह कड़वा भगवान जानबूझ के करते हैं, ए मानव मत खा, स्मेल चली जाती है हमारी, उसका मतलब होता है मानव मत खा। तो आपको क्या करना है, जब भी बुखार हो जाए 1 बाल्टी भरनी है। अगर घर में बाथटब है तो उसमें कमर तक 40 डिग्री टेम्परेचर पानी भरना है। अगर नहीं तो 1 बाल्टी में गर्म पानी भरना है 40 से 42 डिग्री। उसमें इतने पाँव डुबो के बैठ जाना है घुटने तक,
और गरम गरम पानी, तुलसी और गिलोय का काढ़ा बना के पीना साथ में, 15-20 पत्ते तुलसी और 2-3 डंडी गिलोय की, ये आपने पीना है। आपका बुखार 40 से 60 मिनट में ठीक हो जाएगा। और एक बार में नहीं होता तो ऐसा शाम को दोबारा कर लो, फिर भी नहीं होता तो अगले दिन सुबह फिर कर लो, 2-3 बार में ठीक हो जाएगा। तो बुखार की दवाई कभी नहीं खानी, क्योंकि बुखार की दवाई किडनी फेल करती है, लीवर फेल करती है और पता नहीं कितने साइड इफेक्ट करती है। मनीष जी, आपकी एनर्जी का राज क्या है? सुबह से शाम तक फ्रूट्स, सैलड, नारियल पानी और जूसेस, नो व्हीट, नो राइस, नो मिल्क एंड नो डेयरी प्रोडक्ट। और जो भी हमारे दर्शक हमें इंडिया से देख रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इंडिया में क्या ट्रेजर है आपकी चिकित्सा के थ्रू, लेकिन हमारे जो यूएस के लोग हैं, नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं, उनके लिए क्या क्या सुविधाएं अभी तक हैं, अगर हैं तो आने वाले समय में हो सकती हैं क्या? अगर इंडिया जाएं तो कहाँ कहाँ किस किस जगह पर जाकर संपर्क कर सकते हैं? आप एक नंबर नोट कर लो, 8270482704। और हमारे इंडिया में, ये हमारे दिल्ली के हॉस्पिटल की फ़ोटो है, ऐसे इंडिया में हमारे 52 हॉस्पिटल्स हैं, 15 डे केयर सेंटर हैं और लगभग 65 क्लिनिक्स हैं। 125 सेंटर है हमारे। तो 125 सेंटरों में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं, हम थेरेपीज़ करते हैं। और मैं सबको बोलना चाहूँगा कि जैसे स्कूटर की सर्विस होती है, बाइक की सर्विस होती है, कार की होती है, अपनी आप कभी नहीं करते हो, इसीलिए बीमार पड़ते हो। तो हर साल 14 दिन या 21 दिन के लिए पंचकर्म कराया करो। हमारा दिल्ली में बहुत बड़ा सेटअप है, मेरठ के बॉर्डर पे, गंगा के किनारे, तो वहाँ पे आके अपना इलाज करा लो। मैंने आपको बता दिया, 8270482704 नंबर पे कांटेक्ट कर लो। और हमारे इंडिया में, गुजरात में भी सेंटर्स हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, पूरे इंडिया में हमारे 125 सेंटर है। कहीं भी आके अपना ट्रीटमेंट पंचकर्म करा सकते हो। और आने वाले समय में यूएस में भी कुछ हो सकता है? यूएस में मैं न्यूयॉर्क में शुरू करने जा रहा हूँ। कैटस्किल्स हैं वहाँ पे जी, न्यूयॉर्क के पास में, 1.5 घंटे का रास्ता है न्यूयॉर्क से बाय कार। तो वहाँ पे हमारे सुभाष चंद्रा जी, जो जी टीवी के मालिक हैं, उन्होंने एक सेंटर क्रिएट किया है, वो हम लोग संभालने जा रहे हैं। क्या बात है। तो उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था 2018 में। तो अगर इंडिया नहीं जा सकते तो न्यूयॉर्क का भी ऑप्शन तो बस मैं कल न्यूयॉर्क ही जा रहा हूँ शुरू करने उसको। और अगर इंडिया जाओ तो कम से कम 14 दिन जो है वो, उस 14 दिन आप स्पेशल एक्स्ट्रा निकाल के आना। बहुत सुंदर सेटअप है हमारा। साल में एक बार करना है। जिंदगी में कभी कैंसर नहीं होगा, कभी किडनी फेल नहीं होगा, कभी लीवर फेल नहीं होगा, कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा, कभी बाईपास सर्जरी या स्टंट नहीं डलेगा, कभी आपको आईवीएफ नहीं कराना पड़ेगा, कभी कोई और पंगा नहीं पड़ेगा, कभी यूट्रस फाइब्रॉइड नहीं होगा। कोई फाइनल मैसेज हमारे सारे व्यूअर्स के लिए? कि जो खाओ चबा चबा के खाओ, खाने की बाइट बहुत छोटी खाओ, खाने के साथ पानी कभी भी ना पियो, आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, खाने के बीच में 1-2 घूंट 4 घूंट पानी पी सकते हो। और जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना नहीं खाना। क्या बात उस दिन खाना खाना। ओके मनीष जी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था। और जैसे कि आप जैसे लोग एक ब्लेसिंग है एक समाज के लिए, बिकॉज आप जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, दैट इज़ चेंजिंग लाइफ। और आपकी वीडियो के माध्यम से भी बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बट हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।